Hello children, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science books chapter 1 crop production and management. क्लास 8 का साइंस का ये पहला चैप्टर है और हम शुरू करेंगे आज अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। और ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं बुक में, जिसमें है फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स और प्रिपरेशन। तो यहाँ पे सही वर्ड को हम चुनकर भरेंगे। तो पहले वाले में द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज़ कॉल्ड। क्या कहलाएगा ये? बहुत सारे जो पौधे होते हैं, एक ही तरह के जो प्लांट्स होते हैं, अगर एक ही जगह पे उगाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्रॉप। नेक्स्ट सेकंड बी है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। तो पहला स्टेप खेती का, हमारा कृषि का यही होता है। इसके बाद है हमारा सी नंबर, डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो डैमेज सीड्स होंगे वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, यही इनकी पहचान है। डी है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट। और इसके बाद हम भरेंगे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं आंसर के, तो ये आप भर लीजिए। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग। तो सबसे पहले देखिए है हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं? वे क्रॉप्स जो बारिश के दिनों में उगाए जाते हैं, जैसे जो जुलाई के बाद, जून, आधी जून के बाद से सितंबर के पहले तक उगाए और काटे जाते हैं। दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। और ये खरीफ क्रॉप्स को हम किस में मिलाएंगे? ये हम मिलाएंगे, देखिए सबसे नीचे वाले ऑप्शन ई के साथ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ई में हम मिलाएंगे, और ये रहा हमारा खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वे होते हैं जो सर्दियों में उगाए जाते हैं। तो आपने सर्दियों में देखे होंगे ना, गेहूं के खेत आपने देखे होंगे, चने के खेत देखे होंगे, मटर के खेत देखे होंगे। तो ये सब ये सब विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, सर्दियों में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाएगा डी में। नेक्स्ट है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्या होते हैं? तो केमिकल फर्टिलाइजर्स वे होते हैं जो हमारे खेतों में मिलाने से जो हमारे जो क्रॉप्स हैं उनके जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और वो क्या है? वो है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर, और ऑर्गेनिक मैन्योर में आएगा हमारा एनिमल एक्सरेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो ये देखिए हमारा हो गया ये। नेक्स्ट आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो पहला है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप वे होते हैं जो बारिश के दिनों में उगाए जाते हैं। तो बड़ी आसानी से आप इनका जवाब लिख सकते हैं, पैडी एंड मेज लिख दीजिए। रबी क्रॉप्स में आप लिख सकते हैं वेट एंड ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें पैराग्राफ यानी थोड़ा सा इनमें हमें लिखना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि खेती करने के लिए मिट्टी को तैयार करना। तो कैसे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। Soil is prepared before sowing the seeds. The soil is loosened to increase the absorption of water and manure. Loosening of soil particles added humus and nutrients in the soil that increase crop yields. Tiling or loosening the soil is done by plow, which is pulled by a pair of bolts. Tractor-driven cultivators are also used to loosen the soil. मिट्टी को तैयार करने के लिए उनको जोता जाता है, यानी उनकी खुदाई की जाती है, उनको खोद कर इसके बाद मिट्टी को लेवल किया जाता है। लेवल करने से, खोदने से क्या होता है, जो मिट्टी है वो लूज़ हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, और हल्की होने से हमारे फसलों में बड़ी आसानी से उन तक खाद और पानी पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले मिट्टी को खोदा जाता है, या उनको मिट्टी कह सकते हैं, खेत को जोता जा सकता है। दूसरा है हमारा सॉविंग। सॉविंग का मतलब होता है बोना,
यानी मिट्टी में बीजों को बोना। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब हमने मिट्टी तैयार कर लिया तो अब हमारी क्या बारी आती है, अब आती है बीजों को बोने की। इट इज़ रेडी फॉर सोइंग ऑफ सीड्स। Healthy and clean seeds should be selected. Sowing is done by seed drill or funnel-shaped tools. Seed drill is modern instruments which can sow seeds at proper depth and distance. जब हमने मिट्टी को तैयार कर लिया तो बारी आती है अब उन बीजों को उनमें बोने की। तो बोने के लिए या तो हम हाथों से भी बो सकते हैं, वो हमारा पुराना तरीका है, लेकिन आजकल आधुनिक तकनीक के आधार पर बीजों को बोया जाता है, जिसमें फनल शेप का जो टूल है उसमें बीजों को डाल दिया जाता है और इक्वल डिस्टेंस पर ये जो हमारा सीड ड्रिल है वो बीजों को सही गहराई तक बीजों को डालता है, जिससे हमारी फसल की जो हाइट है और जो उनका ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इससे बहुत ही आसानी से हमारे पौधे, हमारे बीज खेतों में बोए जाते हैं और अच्छी हाइट लेते हुए एकदम एक समान पौधे हमारे तैयार होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीडिंग। वीडिंग में क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो along with the crops are called weeds. They hinder the growth of plant by absorbing nutrients from the soil. Thus, it is necessary to remove them. Otherwise, they may make the soil nutrient deficient. Process of removing weeds is called weeding. It can be done manually or by mechanical tools. Some chemicals like 2,4-D can also be used. अब जब हमने बीजों को लगा दिया तो बारी आती है उन पौधों को उखाड़ फेंकने की जो कि हमारे फसलों के साथ अवांछित रूप से उग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमने खाद पानी जो मिलाए थे अपने फसलों के लिए, अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं और उनको एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे हमारे पौधों को प्रॉपर जो जितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उसका अभाव हो जाता है। इससे हमारे पौधों के ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम जो ये अनवांटेड प्लांट्स हैं जिसको कि हम वेडिंग कहते हैं, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है या फेंक देना हमें चाहिए। इससे क्या होगी, हमारे पौधों की ग्रोथ पर उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी मिट्टी में वो सभी हमारी फसलों को मिलेंगी। तो कई बार क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट्स को हम या तो मैनुअली हाथों से उखाड़ कर फेंक देते हैं या कई बार हम खुरपी वगैरह से इनको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। कुछ वेडिसाइड्स जो होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं और उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। 2,4-D कैन ऑल्सो बी यूज्ड। इसके बाद होता है थ्रेसिंग। जब हमारे फसल तैयार हो जाते हैं तो उनकी थ्रेसिंग की जाती है। तो क्या होता है ये थ्रेसिंग, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। चाफ क्या होता है, डंठल से जब ग्रेन्स को अलग किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। डंठल के साथ ही हमारे फसलों की कटाई हो जाती है और इसके बाद उनको पटक पटक कर किसी हार्ड सरफेस पर उनको पटका जाता है, जिससे उनके दाने अलग हो जाते हैं। तो चाफ होता है भूसी और उसमें से निकाला जाता है अनाज के दाने। व्हेन द क्रॉप मैच्योर, जब ये क्रॉप मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, इट इज़ हार्वेस्टेड, इनको काट लिया जाता है एंड कट अलोंग विद द स्टॉक्स, और डंठल के साथ काटा जाता है। ग्रेन्स आर देन सेपरेटेड, इसके बाद ग्रेन्स को अलग किया जाता है, दानों को अलग किया जाता है फ्रॉम द चाप, भूसी से। आपने देखे होंगे जब गेहूँ को फटकते हुए आपने घर में देखा होगा, अपनी मम्मी को आपने देखा होगा, उसमें से बहुत सी भूसी उड़ती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं चाप। यूजिंग अ विनोविंग मशीन, या इनको हम विनोविंग मशीन के थ्रू भी हम अलग करते हैं। जो सीड हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको चाप से अलग किया जाता है और उसको हम विनोविंग भी कहते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो किसी ऊंचे सरफेस पर सूप में अनाज के दानों को लेकर ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, जो चाफ होते हैं वो हल्के होते हैं, इसलिए वो दूसरी तरफ उड़ कर चले जाते हैं और अनाज के दाने जो भारी होते हैं वो एक ही जगह पर गिर जाते हैं। इस मेथड को भी हम विनोविंग ही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर अलग कैसे हैं।
आइए, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाइल फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट आएगा मैन्योर आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड वाइल फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं मैन्योर्स contain all the nutrients while fertilizers are rich in certain nutrients. फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं manure provide humus while fertilizers do not provide it. नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? पौधों को या प्लांट्स को या क्रॉप्स को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। यहाँ पे आपको दो ऐसे मेथड्स के नाम बताने हैं या उनके बारे में लिखना है जिससे पानी की बचत हो सकती है। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड इरिगेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉप्स में पानी डालने के प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं और इनके दो मेथड यहाँ पे है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही आसान सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने खेतों में अपने क्रॉप्स को पानी डालते हैं। स्प्रिंकलर्स वर्क एज फाउंटेन्स। ये फाउंटेन की तरह काम करता है। इट हैज़ लॉन्ग परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग होल्स एट रेगुलर डिस्टेंस। When water is supplied, it come out of the holes and sprinkled in the field. These holes have rotating nozzles which sprinkle water in all directions. It controls the wastage of water. तो आपने देखा होगा जरूर स्प्रिंकलर सिस्टम खेतों में क्या होता है। ये परपेंडिकुलर जो पीवीसी पाइप होते हैं ना वो हमारे खेतों तक जाते हैं और वो परपेंडिकुलर यानी इस तरह से कुछ होते हैं। यहाँ पे एक नोजल्स लगा होता है, सेम डिस्टेंस पर होल होते हैं और पाइप के थ्रू जो पानी यहाँ जाता है ये घूमता रोटेट होता रहता है और इन छेदों से पानी निकलते रहते हैं और हमारी फसलों में पानी पहुँच जाता है। तो ये ऐसे होता है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ये पूरे खेतों में बिछा दिया जाता है पाइप और स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू पानी पौधों तक खेतों तक बहुत अच्छे से डाला जा सकता है। इसमें क्या होता है फसलों के ऊपर से भी पानी उनकी जड़ों तक यानी पूरा पानी पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप सिस्टम। दिस सिस्टम ऑल्सो कंजर्व वाटर एज इट अलोज वाटर टू फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इसमें हमारे पानी की बहुत बचत हो जाती है क्योंकि बूंद बूंद करके पानी फसल के या पौधों के जड़ों तक जाती है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स इन गार्डन एंड ट्रीज। गार्डन और ट्रीज में जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनमें पानी डालने का ये सबसे बढ़िया तकनीक है यानी सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल इन दिस मेथड। इसमें पानी बिल्कुल भी हमारा बर्बाद नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ वेट इज़ सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। डिस्कस। अगर हम वेट को खरीफ सीज़न यानी बरसात के दिनों में लगाएं तो क्या होगा। अब क्या होता है ना कि गेहूं के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, उसे ठंड चाहिए होती है और इसीलिए ये रबी क्रॉप्स है यानी ये सर्दियों में उगाया जाता है। तो अगर हम वेट को बारिश के दिनों में लगा देंगे तो क्या होगा, इसके जो सीड्स है ना बहुत पानी की वजह से ये सड़ जाएंगे और हमारा जो फसल है वो तैयार नहीं हो पाएगा यानी जो पौधे हैं हमारे तैयार नहीं हो पाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ आंसर हम कैसे लिखेंगे। वेट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ग्रोथ इन कॉन्ट्रेरी टू ईट इन खरीफ सीजन रेन्स आर वेरी फ्रीक्वेंट सो वेट शुड नॉट बी ग्रोन इन खरीफ सीजन अदरवाइज एक्सेस वाटर में डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। अब क्या होता है कि पौधों को अगर हम मिट्टी में हमेशा लगाते रहेंगे तो क्या होगा, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक समय आएगा कि उनमें न्यूट्रिएंट्स बचेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक निश्चित समय अंतराल पर हमें पौधे लगाने चाहिए। तो यहाँ पे यही लिखना है हमें कि क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। लगातार हम पौधों को लगाते रहेंगे तो इसका असर हमारी मिट्टी पर या हमारे प्लांटेशन पर क्या पड़ेगा। प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड कंटिन्यूअसली फॉर मेनी ईयर्स कैन मेक द सॉइल इनफर्टाइल।
As soil loses its nutrients, does not get the time to replenish them. Does it makes जितनी भी हमारी मिट्टी में उपजाऊ या उर्वरा क्षमता जो होती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स अच्छे या हमारे क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे से उगाए जा सकें, अगर हम हमेशा उनमें पौधे लगाते रहेंगे तो उनकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स क्या होते हैं? तो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी फसलों के साथ उग जाते हैं, तो इन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, दे ग्रोन अलोंग विथ क्रॉप्स, दे कंप्लीट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विद द मेन क्रॉप। ये मेन क्रॉप में जो हमें न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल से मिलती हैं, जो हमारे क्रॉप्स को, उसको ये कम करने लगते हैं, यानी ये एब्जॉर्ब करने लगते हैं। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ग्रोथ ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इनको कंट्रोल करने का जो तरीका है उसे ही हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज डन मैनुअली और बाय यूजिंग खुरपी एंड बाय यूजिंग मैकेनिकल मशीन्स। Weeds can also control by using some chemical substance like 2,4-D. These chemicals are called weedicides and used to kill and destroy the weeds. तो जैसा कि इसको हमने पहले भी पढ़ा था, सेम वही लिखा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट टू शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो यहाँ तरीका जिन तरीकों को हम अपनाते हैं अपने क्रॉप्स को ठीक करने के लिए, उगाने के लिए, तो सबसे पहले हमारा क्या तरीका होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद प्लोइंग द फील्ड, खेतों को जोतना। नेक्स्ट सोइंग, बीजों को लगाना। मैन्योरिंग, यानी उनमें खाद डालना। इसके बाद होता है इरिगेशन, यानी पानी डालना। हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई करना। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, और इसके बाद फसलों को शुगर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे ये है हमारा सीक्वेंस, और आप इन्हें देखकर अपनी बुक में लगा सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए, आप कीजिए इसको, इसके आंसर्स यहाँ हैं। तो मैं सोचती हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो हैव ए नाइस डे चिल्ड्रेन। गुड बाय। मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में।